हेलो हेलो हेलो। आज हम चैप्टर लेके आ गए हैं जी, रिप्रोडक्शन। बच्चों का काफ़ी फेवरेट टॉपिक होता है ये। ठीक है, तो आज इसे भी ख़त्म करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। PYQs में नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक्टिविटीज़ हम कोशिश करेंगे सारी NCERT की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम इसमें कवर करें। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहले यही हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो, रिप्रोडक्शन क्या है? एक रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे कि हम अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं, यानी अपने जैसे इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, बनाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे, एंड मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। आगे बात समझ में। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। भैया अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा ना तो हमारी जनरेशन ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, हमारी जनरेशन पूरी ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर जनरेशन को बचाए रखना है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बचाए रखना है, तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ टू मेंटेन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के साइज़ को मेंटेन रख, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पॉपुलेशन कम होती रहेगी। अगर एक ही पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखना है तो हमें रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब आप अपने माँ बाप से थोड़े से अलग दिखते हो, काफ़ी अलग दिखते हो, आपके बच्चे आपसे अलग दिखेंगे। तो इस तरीके से किस तरीके से इतनी सारी वेरिएशन आ जाती है। ये रिप्रोडक्शन का ही कमाल है, खास करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसलिए भी रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, ताकि नए नए इवोल्यूशन हो सके, फॉर इवोल्यूशनरी पर्पस। ये लास्ट पॉइंट का मतलब है इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन का भी कारण होता है रिप्रोडक्शन। स्क्रीन नहीं दिख रही थी इसी वजह से। रिप्रोडक्शन के स्टेप क्या होते हैं? देखो, मेनली क्या होता है, जो DNA है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या होता है, जो DNA है, जो सेल की, मान लो एक सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में ऐसे ये DNA पड़ा रहता है। पड़ा रहता है, नहीं पड़ा रहता? हाँ ना बोल भाई, पड़ा रहता है ना। तो जो ये क्या है, DNA के पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है। क्या रहती है? इंफॉर्मेशन रहती है। पहला स्टेप होता है कि DNA को डबल करेंगे। मान लीजिए DNA, इसे हमने डबल कर लिया, डबल कर लिया, तो रेप्लिकेशन ऑफ DNA होता है। वेरिएशन हैपन ड्यूरिंग कॉपिंग ऑफ DNA। ये जो कॉपी हुई, इसकी ये कॉपी हुई, इसमें ही वेरिएशन आ जाएगा। यानी ये जो न्यू DNA है ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। दीज वेरिएशन आर बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। मैंने बताया था ना, वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। तो इन्हीं वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है हमारा। वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। इसी वेरिएशन की वजह से पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ और जनजातियाँ, जो स्पीसीज हैं जिन्हें कह सकते हैं, वो आगे तक जिंदा रहती हैं। DNA कॉपी क्यों होता है भाई? क्योंकि DNA कॉपी में जो ऑफस्प्रिंग के अंदर हमारे करेक्टर जाते हैं। अब बच्चा आप आपके पेरेंट्स के ही वो हो बच्चे, ये कैसे पता चलेगा? DNA मैचिंग से। क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा आपके पेरेंट्स से आपके DNA का मिलेगा। ऑफ कोर्स सारा नहीं मिलेगा ड्यू टू वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन आती है जब हम कॉपी होता है DNA। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। वेरिएशन जरूरी क्यों है? हम वेरिएशन वेरिएशन पढ़ रहे हैं, जरूरी क्यों है? इससे देखो, वेरिएशन हुआ तभी तो इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन हुआ, पहले आप ऐसे थे, DNA में चेंज आता रहा, आप में भी चेंज आता रहा, और आप एक एप से क्या बन गए? ह्यूमन बन गए। तो ये वेरिएशन का ही कमाल है। तो ये अडेप्ट करने में मदद करता है एक्सट्रीम कंडीशन एनवायरनमेंट की। आप जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगा उतने आपकी बॉडी अडेप्टेबल बनेगी कंडीशन को लेकर। सर्वाइवल रेट बढ़ा देता है, इवोल्यूशन का बेसिस होता है ये। ठीक है, इसलिए वेरिएशन ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन के टाइप कितने होते हैं? 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या? जिसके अंदर एक ही पेरेंट चाहिए, एक पेरेंट चाहिए। जैसे हम जो करते हैं, ह्यूमंस जो करते हैं, वो क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर एक मेल चाहिए है, एक फीमेल चाहिए, यानी पेरेंट 2 चाहिए, 2 पेरेंट चाहिए तब एक बच्चा होगा। लेकिन एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट चाहिए। ठीक है, तो न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस बाय फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट।
इट डू नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ गैमेट, यानी गैमेट इसमें फ्यूज नहीं होते, फ्यूजन ऑफ गैमेट इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। हमारे मेल से क्या आता है, स्पर्म आता है, स्पर्म में गैमेट है, मेल गैमेट। फीमेल से क्या आता है बताओ, फीमेल से क्या, कौन सा गैमेट आता है, ओवम आता है। ओवम क्या है, फीमेल गैमेट। स्पर्म और ओवम मिलते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से बच्चा बनता है पूरा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन हो रहे हैं। यंगर वन आर जेनेटिक। अब देखो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने माँ बाप के बिल्कुल सेम होते हैं। आप माँ बाप और बच्चों में अंतर नहीं कर सकते। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, आप बताओ, आप अपने माँ बाप के बिल्कुल सेम दिखते हो, हम अपने माँ बाप के बिल्कुल सेम दिखते हैं, एकदम हम शकल होते हैं, या फिर अलग अलग, आप देख के पहचान सकते हो ना कि हम अलग अलग हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक खूबी है। क्यों क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता, इसलिए बच्चे अपने पेरेंट के हमशक्ल बनते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन प्रेजेंट होती है। तो वेरिएशन प्रेजेंट होगी तो कैसा होगा, बच्चे अलग नहीं दिखेंगे, बच्चे मतलब अलग दिखेंगे, टू द कॉपी पेरेंट के नहीं होंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं देखो, फिजन पढ़ेंगे, बडिंग पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, रीजनरेशन पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ेंगे। एक एक करके सबको देखते हैं। फिजन, फिजन क्या है, देखो फिजन मतलब टूटना, फिजन मतलब टूटना। क्या तोड़ेंगे भाई, कप प्लेट ये नहीं तोड़ेंगे। देख मेरे भाई, देख यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ अमीबा का। देखो फिजन दो तरीके का हो सकता है। बाइनरी, देखो बाइनरी मतलब, बाई का मतलब दो, यानी दो टुकड़ों में टूट जाना, बाइनरी फिजन, ठीक है। अगर ये एक सेल है, ये दो टुकड़ों में टूट गई, ये दो टुकड़ों में टूट गई, तो इसका बाइनरी फिजन हो गया, इसका बाइनरी फिजन हो गया। और यही प्रोसेस होता है अमीबा में। ये देखो अमीबा में हुआ, एक अमीबा था, इस तरीके से न्यूक्लियस लंबा हुआ, फिर न्यूक्लियस टूटा और साइटोप्लाज्म टूट गया, और ये दो डॉटर सेल्स बन गई, यानी एक अमीबा ने दो बच्चे पैदा कर दिए, ठीक है। तो बाइनरी फिजन करता है अमीबा, ये आप पढ़ लेना यहाँ से। फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। मल्टीपल फिजन क्या होता है, यानी एक से ज़्यादा बार सेल टूटे, ठीक है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बाइनरी फिजन हर कोई करना चाहता है, तो इसके लिए हर चीज़ बढ़िया चाहिए, फेवरेबल कंडीशन। मल्टीपल फिजन ज़्यादा नहीं करना चाहते, इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन चाहिए, जो आपको पसंद ना हो, यानी मजबूरी में करना पड़े, वो मल्टीपल फिजन है, जो कि प्लाज्मोडियम करता है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक वो है जिससे कि हमें मलेरिया कॉज होता है, एक पैथोजन। ये पेरेंट सेल है, इसके अंदर देखो कितने सारे जो है न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम, मल्टीपल फिजन, ठीक है। इस तरीके से प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल याद रखना। अगला है बडिंग, बड निकल जाना। क्या निकल जाना, बड निकल जाना। ये देखो हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में होता है और यीस्ट में होता है। हाइड्रा वाला आपको ज़्यादातर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा में देखो ये यंग पेरेंट हाइड्रा है, इसे मैं एक बार बड़ा कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, ये पेरेंट हाइड्रा है, यहाँ पर एक बड निकल रही है, छोटा सा बड, और ये धीरे धीरे बड बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, यहाँ पर इतनी बड़ी हो गई कि इसके वजह से ये टूट गई, और ये नया हाइड्रा, पहला हाइड्रा ये, दूसरा हाइड्रा ये पेरेंट हाइड्रा, ये बच्चा हाइड्रा, ठीक है। न्यू हाइड्रा जर्मिनेट हो गया। यहाँ पर यीस्ट में देखो, ये सिंगल यीस्ट है, यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़ा बडिंग निकलने लगी, ये पूरी बडिंग निकल गई, इस तरीके से बड निकल के ये क्या बना लिया, चैन बना ली, पूरी चैन बने, ऐसे आगे 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 ऐसे करके ये बड बनती जाएंगी, और ऐसे यीस्ट बढ़ता जाएगा। तो इसे देख लेना एक बार। बडिंग इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ प्रोट्यूबरेंस, प्रोट्यूबरेंस मतलब वही एक आउटर ग्रोथ, प्रोट्यूबरेंस के नाम लिख लेना, आउटर ग्रोथ, ठीक है, डेवलप्स ऑन द मैच्योर ऑर्गेनिज्म, अटेन फुल मैच्योरिटी, जब पूरा तरीके से बड़ा हो जाएगा तब यहाँ से अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाएगा। एग्जाम्पल हाइड्रा और
ईस्ट। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी टुकड़ों में टूटना, लेकिन पूरे ऑर्गेनिज्म का टुकड़ों में टूटना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका स्पायरोगायरा। ये स्पायरोगायरा है, इसने अपने आप को जानबूझकर, मैं क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जानबूझकर टुकड़ों में तोड़ लिया। देखो स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर भी आ जाता है, कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से बॉडी, और इस तरीके से स्पाइरल, ऐसे क्लोरोप्लास्ट लगे रहते हैं, स्पाइरल तरीके से क्लोरोप्लास्ट अरेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हो जाता है। ये क्या क्या लगे रहते हैं स्पाइरल तरीके से, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, जानबूझ के फ्रेगमेंट में टूट जाता है। अभी फ्रेगमेंट क्या करेंगे, ये फ्रेगमेंट क्या करेंगे, पूरा जनरेशन करके दोबारा से स्पायरोगायरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। देखो, फ्रेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल सिंपली ब्रेक्स अप टू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है पूरा बड़ा होने पर। दीज पीसेस फ्रेगमेंट जो हैं वो फिर से नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाते हैं। इसका एग्जांपल स्पायरोगायरा। अगला है रीजनरेशन। रीजनरेशन बेसिकली क्या है, देखो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में अक्सर बच्चों को डाउट होता है, तो रीजनरेशन को थोड़ा ध्यान से अपने लोगों को समझना है और सही से समझना। देखो रीजनरेशन क्या है, ये एक एबिलिटी है किसी ऑर्गेनिज्म की कि वो अपने टूटे फूटे पार्ट को दोबारा से रिपेयर कर सके या फिर बना सके। देखो जैसे कि इसके एग्जांपल है प्लेनेरिया और हाइड्रा। मेन आपको प्लेनेरिया याद करना है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये है प्लेनेरिया, ये रहा, ये हाइड्रा है, ये प्लेनेरिया है। देखो क्या हुआ प्लेनेरिया का, देखो प्लेनेरिया का आता है, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर देखो क्या हुआ कि प्लेनेरिया जो है, ये रहा प्लेनेरिया, ठीक है। इसने अपने आप को मतलब गलती से ये कट गया, मान लीजिए इस तरीके से कट लग गया, इसमें 2 कट लग गए मान लीजिए। तो ये हिस्सा ये रहा, बीच का हिस्सा ये रहा, ये हिस्सा ये रहा। अब इस ऊपर वाले हिस्से में कटा हुआ हिस्सा नहीं है, तो वो उस जो पार्ट इसका नहीं है उस पार्ट को दोबारा से ग्रो कर लेगा। ऊपर वाले हिस्से में नीचे वाला पार्ट नहीं है, देखो नीचे वाला पार्ट इसने ग्रो कर लिया। बीच वाले पार्ट में ऊपर वाला भी चाहिए नीचे वाला भी चाहिए, तो ये बीच वाला पार्ट इसने ऊपर वाला भी ग्रो कर लिया और नीचे वाला भी ग्रो कर लिया। नीचे वाले पार्ट में, नीचे वाला तो था, कौन सा पार्ट नहीं था, ऊपर वाला नहीं था, तो इसने पूरे ऊपर वाले को रीजनरेट कर लिया, तो इसे कहते हैं हम रीजनरेशन, ठीक है। ये फ्रेगमेंट्स हो गए प्लेनेरिया के और डॉटर सेल। अब आप ये बोलोगे कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में अंतर क्या हो गया, देखो जरा फ्रेगमेंटेशन और इसमें अंतर क्या होता है। देखो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट आर फ्रेगमेंटेड रिजल्ट इन ईच फ्रेगमेंट ग्रोइंग इनटू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर ये एक फ्रेगमेंट है, ये एक फ्रेगमेंट है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म बस एक अपने जो खो चुका है हिस्सा, लॉस्ट, और या फिर रिपेयर जो चीज़ करनी है वही कर सकता है। मान लीजिए छिपकली है, इसके देखो यहाँ पे पैर कट गए, तो इसका बेकार हिस्से पैर हो गए, तो इन हिस्सों को ये क्या कर लेगी, रीजनरेट कर लेगी। ये देखो रीजनरेट कर लिए। अब ऐसा नहीं ये पैर यहाँ से कट गए, देखो ध्यान देखना, ये जो पैर यहाँ से कटे हुए हैं, मान लीजिए ये इसके कटे हुए पैर, तो ऐसा नहीं इस पैर से होके पूरी छिपकली बन जाएगी, पूरी लिजार्ड एक पैर से नहीं बनेगी। हाँ, लिजार्ड का जहाँ से कटा है पैर, वहाँ से वो बस पैर बन सकता है, पैर से लिजार्ड नहीं बनेगी। फ्रेगमेंट में क्या हो रहा था, एक फ्रेगमेंट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा था। आई बात समझ में। अगला है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर मतलब छोटे 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 दाने की तरह ग्रैन्यूल्स होते हैं, उन्हें हम स्पोर्स कहते हैं। क्या होते हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं स्पोर्स, जिन्हें जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, उन्हें कहते हैं स्पोरेंजिया। ये देखो, ये है आपका यीस्ट। क्या है ये, यीस्ट। इसके ऊपर ये बॉल सी है, इसके अंदर है स्पोर्स, ये रहे स्पोर्स, अंदर स्पोर्स हैं। अब ये स्पोर्स कहाँ रहते हैं, स्पोर्स रहते हैं इस बॉल के अंदर, जिसे हम कहते हैं हम स्पोरेंजियम। ये बात ध्यान रखना, स्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोरेंजिया डिसेमिनेट एंड कैन फॉर्म एंटायर प्लांट। अभी जो स्पोरेंजिया है ना, ये जब टूटेगा तो इसके अंदर से स्पोर निकलेंगे। देखो ये रहा, ये हुआ बस्ट और स्पोर निकल गए। अब ये स्पोर जहाँ पर जाके बैठेगा वहाँ पे ये फिर से ये पूरा यीस्ट बना लेगा इस तरीके से, ठीक है। दिस इज एन एक्सक्लूसिव टू प्लांट किंगडम। ये बस प्लांट किंगडम में ही पाया जाता है, एनिमल किंगडम में ये
मतलब ये बस प्लांट के अंदर ही होता है ये स्पोर। एग्जाम्पल है इसके फंगी, मशरूम, राइजोपस। ठीक है, फंगी में आपके राइजोपस और मशरूम, और एक और है एस्परजिलस। तो आपको 3 एग्जाम्पल याद करने हैं। एस्परजिलस, फंगस में ये 2 आ गए। राइजोपस एक फंगस है, मशरूम भी एक फंगस है जो हम खाते हैं। अगला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या है, कोई भी एक प्लांट है, ये रूट हो गई, ये इसका तना हो गया, पेड़ हो गया, तो इसके वेजिटेटिव पार्ट्स क्या हैं? स्टेम वेजिटेटिव पार्ट्स है, रूट वेजिटेटिव पार्ट्स है, लीफ वेजिटेटिव पार्ट है। तो इन वेजिटेटिव पार्ट से हम एक नया प्लांट उगा सकें, ग्रो कर सकें, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, ये स्टेम, रूट और लीव्स क्या हैं? वेजिटेटिव पार्ट है किसी भी प्लांट के। तो ये नॉन रिप्रोडक्टिव और नॉन फ्लावरिंग पार्ट होते हैं प्लांट के। ठीक है, जहाँ पे प्लांट के फ्लावर नहीं होते। एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम, रोज़, जैस्मीन, शुगर केन, एग्जाम्पल ये रहे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो नेचुरली हो सकता है या हम आर्टिफिशियली भी करा सकते हैं। ये चेक करके देख सकते हैं। नेचुरल में कैसा होता है? आपने घर में पटैटो देखा होगा, तो पटैटो में क्या होता है, अपने आप पर पटैटो क्या है? पटैटो एक स्टेम है। जो हम आलू खाते हैं ना, आलू, वो फ्रूट नहीं है पेड़ का, वो पेड़ का तना है, तना। बड़ा वो लग रहा है ना, अमेजिंग। तो आलू जो हम खाते हैं वो पेड़ की स्टेम है। तो इस स्टेम में से देखो ये छोटे छोटे जर्मिनेशन निकल रहे हैं, छोटे छोटे जर्मिनेशन। तो ये अपने आप निकल जाते हैं अगर आप इसे मॉइस्चर में रखोगे तो ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक एग्जांपल हो गया। इसमें कौन कौन से करते हैं स्टेम की तरह? अनियन भी एक स्टेम है, पोटैटो, गार्लिक और मिंट। अगला है रूट में कैरट, ग्रास, रेडिश और टैपियोका। देखो जो हम गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, वो क्या हो, इस तरीके से होती है ना, और यहाँ से ऐसे बाल से निकले रहते हैं। तो ये जड़ है, ये रूट है। और मट्टी एरी मान लो, इस मट्टी के ऊपर ही तो होता है वो पत्ते, ये पत्ते हो गए। हम खाते क्या हैं? ये ज़मीन के नीचे। ज़मीन के नीचे क्या रहता है भाई साहब? रूट। तो हम रूट खाते हैं। क्या खाते हैं? रूट हम खाते हैं। अगला ब्रायोफाइलम, आपने अपने घरों में भी देखा होगा, अगर होगा तो। ब्रायोफाइलम एक पेड़ होता है जिसके ना पत्तियों के किनारे से, मेरे पास है ये पेड़, छत पर है हमारी। तो जब मैंने पढ़ा था क्लास 10th में, तब भी ये था मेरे पास, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को देखने में। तो देखो यहाँ पे क्या निकल रही है, पत्ते के साइड में से देखो छोटी छोटी पत्तियाँ निकल रही है। देखो ये रही निकल रही हैं। तो ये हम तो नहीं करा रहे, ये खुद हो रहा है। तो इसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अपने आप किसी वेजिटेटिव पार्ट के प्लांट से एक नया प्लांट उग रहा हो। ये लीव्स में हो गया। तो तीनों चीज़ों में देख ली, स्टेम का भी देख लिया, रूट का भी देख लिया और लीव्स का भी देख लिया। इसका एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। अब देखते हैं आर्टिफिशियल यानी हम करेंगे। अब मैन कुछ अपना हाथ लगाएगा। देखो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज डन थ्रू कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। इसमें 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 3। कटिंग से, लेयरिंग से, ग्राफ्टिंग से। चलो देखते हैं, पहले कटिंग देखते हैं। कटिंग में क्या, कुछ चीज़ हम काटेंगे। देखो क्या करा हमने, स्टेम जो है, स्टेम को हमने ब्लेड से कट कर लिया। देखो ध्यान से, हमने इस स्टेम को यहाँ से कट कर लिया। ये स्टेम थी ऐसे, हमने यहाँ से कट कर लिया और इस स्टेम को हमने नए पॉट में लगा दिया। इस नए पॉट में लगाया तो देखो ये स्टेम जो हमने काटी थी, यहाँ से धीरे धीरे इसकी रूट निकलने लग गई और ये बड़ा हो जाएगा। तो कटिंग से हमने एक पहले वाले प्लांट से एक नया प्लांट बना लिया। तो ये कैसा हो गया? कटिंग मेथड हो गया। आर्टिफिशियल हमने खुद करा है, प्लांट ने खुद नहीं करा। तो कटिंग ऑफ स्टेम प्लेस्ड इन मोइस्ट सॉइल, रूट डेवलप हो जाती हैं और शूट भी निकल जाती हैं और एक नया प्लांट बन जाता है। काफ़ी आसान था कटिंग। अगला लेयरिंग में क्या होता है? देखो लेयरिंग में ये होता है कि एक प्लांट है, इसके एग्जांपल याद करना, लेकिन आप ये प्लांट है, ठीक है, इसकी एक टहनी को हमने मोड़कर मट्टी के अंदर ऐसे दबा दिया, इस तरीके से मट्टी में दबा दिया, ठीक है। इसे कहते हैं हम पैग, जो जिसे हम नीचे दबाते हैं उसे कहते हैं हम पैग। इसे हमने दबा दिया। अब धीरे धीरे हमने नोटिस करा कि जो चीज़ हमने दबाई थी मट्टी में, वहाँ से रूट निकलने लग गई और जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा हम यहाँ से इसे काट देंगे। तो इस प्लांट से हमने एक नया प्लांट बना लिया, ठीक है। लेकिन कैसे? इसकी लेयरिंग कर दी। देखो लेयरिंग से इसे लेयर कर दिया नीचे ज़मीन के अंदर, देखो इस तरीके से, ठीक है।
तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ब्रांच ऑफ प्लांट बरीड इनटू सॉइल इंड्यूस टू प्रोड्यूस रूट, यानी रूट्स इसके अंदर आ जाएंगी। फिर ये तब भी लेकिन अपने पेरेंट प्लांट से अटैच रहेगा। अटैच, देखो अटैच है यहाँ तक भी, क्योंकि रूट भी निकल गई, उसके बाद भी अटैच है, लेकिन हम इसे काट भी सकते हैं क्योंकि अब तो प्लांट बन चुका है हमारा नया। अगला लेयरिंग में आता है माउंड लेयरिंग। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है लेयरिंग तो ठीक है, आप ये बताओ कि माउंड लेयरिंग क्या है। बच्चा कंफ्यूज कि हमने तो लेयरिंग पढ़ी थी। अब पढ़ो, माउंड लेयरिंग क्या है, मेड टू ग्रो एज एन इंडिपेंडेंट प्लांट एंड प्लांट कैन बी कट फ्रॉम मेन प्लांट। अब देखो लेयरिंग में क्या था, हम अगर हम इसे काट नहीं रहे, ऐसे ये चल रहा है, प्लांट बड़ा हो रहा है, हम यहाँ से बीच में से काट नहीं रहे इसे, तो ये लेयरिंग हो गया। अब लेकिन माउंड लेयरिंग में क्या है, हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे काट देंगे, ये पैग है भाई, और यहाँ पे एक डंडी लगा दी ताकि सीधा प्लांट ग्रो हो, और इसे अपनी जगह रोक दिया हमने। रोकने के बाद जब ये प्लांट बड़ा होगा तो हम यहाँ से काट देंगे, तो इसे कहेंगे हम माउंड लेयरिंग। तो ये वाला प्लांट बाद में, जो ये वाला प्लांट है बाद में ये अपने आप ग्रो होगा इंडिपेंडेंटली, ये जो प्लांट है, ठीक है। तो यही था माउंड लेयरिंग। अब आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्ट करना, किसी दूसरे चीज़ को कहीं और लगा देना, उसे कहते हैं ग्राफ्ट करना। देखो यहाँ पर एक दूसरी स्टेम है, ये दूसरा पौधा है, किसी दूसरे पौधे की स्टेम को इस पौधे में चिपका दिया, लगा दिया, इसे कहते हैं ग्राफ्ट यूनियन, और इसे टेप से अच्छे से बांध दिया। अब क्या होगा, ये पौधा, ये ऊपर वाला दूसरा पौधा था, नीचे वाला दूसरा पौधा, तो नई तरीके की वैरायटी प्लांट की इसमें आ जाएगी, ठीक है। देखो जॉइनिंग पार्ट ऑफ वन प्लांट विद अदर प्लांट, यानी दो अलग अलग प्लांट के पार्ट होंगे, एक प्लांट के नहीं होंगे। देखो रूट स्टॉक सपोर्टिंग एंड रूटेड पार्ट डिजीज रेजिस्टेंट। मान लीजिए ये जो हमने रूट वाला पार्ट लिया, ये ऐसा लेंगे हम जो कि किसी भी बीमारी से पौधे को बचाए, एक अच्छी रूट लेंगे, और जो ऊपर वाला हम हिस्सा लेंगे कि दूसरे प्लांट का, इसे हम कहते हैं साइकन, ठीक है, इसे हम कहते हैं साइकन, सॉरी सिकॉन, और नीचे वाले रूट वाले पार्ट को कहते हैं स्टॉक। तो स्टॉक में स्कायोन को हम जब लगाएंगे तो क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो ऊपर वाला पार्ट है ये हाई क्वालिटी का होना चाहिए। तो क्या होगा, जो नया प्लांट बनेगा वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी का बनेगा, उसमें दोनों प्रॉपर्टी रहेंगी, वो डिजीज से भी रेजिस्टेंट कर सकेगा और हाई क्वालिटी का भी बनेगा। तो इस तरीके से हम वेरिएशन ला सकते हैं प्लांट में ग्राफ्टिंग की वजह से। इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्या फ़ायदे हैं इसके, करते क्यों हैं भाई। एक तो आसान पड़ता है और ख़र्चा कम है। ज़्यादा देर, अगर देखो प्लांट उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, बीज चाहिए, इसमें बीज की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सीड की भी कोई ज़रूरत नहीं है। डिज़ायरेबल न्यू प्लांट्स, आप जैसे चाहो वैसे नए नए प्लांट बना सकते हो। ग्राफ्टिंग में सबसे बढ़िया मेथड, वेरिएशन भी आप ला सकते हो, हाइब्रिड फ्रूट बना सकते हो, हाइब्रिड प्लांट बना सकते हो। सुटेबल फॉर पूर सीड वायबिलिटी, मान लीजिए किसी प्लांट का सीड ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, तो ज़रूरी है उसे सीड से ही हम उगाएंगे, नहीं, हम उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से भी उगा सकते हैं। अर्लियर प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट, इससे क्या होता है, क्योंकि सीड से क्या होता है, टाइम लगता है, तो फ्लावर आने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन हम तो बने बनाए प्लांट को ही लेयरिंग करके, ग्राफ्टिंग करके नया प्लांट बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, बीज से नहीं उगा रहे, तो जल्दी से हमारा फूल पत्ती आनी वहाँ पे शुरू हो जाएगी और फल भी लगने लगेंगे। टू सेव स्टॉक ऑफ प्रिजर्व वेराइटीज़, इससे क्या है कि प्रिजर्व जो वैरायटीज़ हैं वो भी हम स्टॉक कर सकेंगे, उन्हें भी बचा के रख सकेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल में हमने पढ़ लिया, वेजिटेटिव भी, और यूनिसेलुलर में जो होता है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन भी। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट बनते हैं। क्या होता है, गैमेट बनता है। देखो जरा, ये फीमेल है, ये मेल है। फीमेल का जो गैमेट है, कोई पूछे फीमेल गैमेट क्या है, तो हम कहेंगे जी एग, एग मतलब ओवम। मेल का स्पर्म, दोनों में 23 क्रोमोसोम होता है, 23 इसमें आएंगे, 23 इसमें आएंगे, ठीक है। आगे जाके ये मिल जाएंगे, मिलने के बाद ये एक सेल बनाएंगे जिसे कहते हैं जाइगोट। अब देखो 23 क्रोमोसोम इसमें थे, 23 क्रोमोसोम इसमें थे, इसमें कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। तो ह्यूमन में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एग और ओवम जब मिले,
इस एग और ओवम के मिलने को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, तो एग और ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या है? फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं इसे, फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड सेल। ठीक है, तो जाइगोट आगे डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और इससे ही एक बेबी बन जाएगा पूरा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पर दिया गया है वही जो मैंने बताया, फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का, वेरिएशन आती है क्योंकि 23 पेयर इसमें से भी आ रहे हैं, 23 पेयर इसमें से भी आ रहे हैं, तो कुछ इसके कैरेक्टर आएंगे, कुछ इसके कैरेक्टर आएंगे, इसी वजह से वेरिएशन होगी। सेल डिवीज़न जो होती है कौन सी होती है? मियोसिस होती है। मियोसिस होती है, ध्यान रखना, मियोसिस, MEIOSIS। इसे हम रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीज़न क्यों? क्योंकि 2n है अगर क्रोमोसोम, तो n इधर चला जाएगा, n इधर चला जाएगा, तो 2n से nn हो गया, तो इसलिए 2n से nn हो गया, रिड्यूस हो गए क्रोमोसोम नंबर, तो इसलिए क्या है ये? मियोसिस प्रोसेस। इसे क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीज़न। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है। इंपॉर्टेंस क्या है ये मैंने आपको बता दिया पूरा, लेकिन इतना आपको नहीं पढ़ना है, जो मैंने आपको बताया वही पढ़ना है, पीछे वाला। प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कई बच्चे होप कर रहे होंगे जल्दी जल्दी ह्यूमन रिप्रोडक्शन आए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा, सबसे लास्ट में उसे पढ़ेंगे हम। ठीक है, पहले बाकी सबका जान लो। फ्लावर क्या होता है, उसके अंदर मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है? मेल पार्ट होता है स्टेमन, फीमेल पार्ट होता है कार्पल। ठीक है, देखो क्या होता है, ये जो बीच वाला पार्ट है पूरा नहीं, ये जो ये पार्ट है, ये पहले मेल की बात कर लेते हैं। ये जो पार्ट दिख रहे हैं आपको, इसे कहते हैं हम स्टेमन, कुछ इस तरीके से। ये है स्टेमन। स्टेमन में क्या क्या होता है? इसे हम कहते हैं एंथर, इसे हम कहते हैं स्टाइल, ठीक है, फिलामेंट, इसे कहते हैं फिलामेंट, और इसे कहते हैं हम एंथर। ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। अब जो ये बीच वाला हिस्सा है पूरा, ये जहाँ पे ये मधुमक्खी आके बैठी हुई है, इस पूरे को कहते हैं कार्पल। कार्पल कहते हैं। कार्पल में क्या 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 पार्ट होते हैं? चलो देखो, कार्पल में क्या क्या पार्ट होते हैं? कार्पल में होता है स्टिग्मा, जहाँ पे मधुमक्खी आके बैठी है इसे कहते हैं स्टिग्मा, कुछ इस तरीके से होता है ये, इसे कहते हैं हम स्टिग्मा। ये जो लंबी सी ट्यूब दिख रही है ये, इसे कहते हैं स्टाइल। इसे नीचे वाला जो बल्ज पार्ट है फूला हुआ, इसे कहते हैं हम ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स। ठीक है, इसे हम कार्पल भी कह सकते हैं या फिर पिस्टिल भी कह सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा प्लांट के नीचे इस तरीके से पत्ती होती है, छोटी छोटी फूल के नीचे, तो इन्हें कहते हैं हम सेपल। और जिस डंडी को अगर आप किसी को रोज़ दे रहे हो, हालांकि ऐसी नौबत नहीं आई होगी, लेकिन आप किसी को रोज़ दे रहे हो तो आप उसकी डंडी पकड़ के देते हो ना, तो उस डंडी को कहते हैं पेडिसिल। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आपने, यहाँ पे मैंने 2 फ्लावर दिखाए, एक बायसेक्सुअल और एक यूनिसेक्सुअल। ज़रा नाम को ही तोड़ लो, बायसेक्सुअल, बायसेक्स यानी 2 तरीके के सेक्स प्रेजेंट हैं, मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल। फीमेल ये रहा और मेल इसमें ये रहा, यानी दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं। कार्पल भी प्रेजेंट है और स्टेमन भी प्रेजेंट है। देखो, पिस्टल भी प्रेजेंट है और स्टेमन भी प्रेजेंट है। कार्पल को ही देखो, कार्पल अगर ना बोलो ना तो पिस्टल बोल दो। ठीक है, और यहाँ पे देखो यूनिसेक्सुअल, एक ही चीज़ प्रेजेंट है, एक ही सेक्स प्रेजेंट है, वो है फीमेल। फीमेल प्रेजेंट है बस। देखो मेल यहाँ पे स्टेमन नहीं है ना, सिर्फ पिस्टिल है, तो यह यूनिसेक्सुअल। या तो मेल होगा या फीमेल होगा, एक होगा तो इसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दोनों है मेल और फीमेल इसे कहेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखो मैंने बताया इस तरीके से होता है, इसे हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन में फिलामेंट होता है, ये होता है एंथर। इस तरीके से देखो, यहाँ से स्टेमन के पार्ट देखो, फिलामेंट हो गया ये लंबा सा स्टॉक लाइक। एंथर जो है कैसा होता है? फ्लैट होता है, इसके अंदर ही पॉलन ग्रेन्स होते हैं। देखो ये भुरभुरे से होते हैं ना, आप कभी टच करना तो ऐसे ऐसे दाने दाने से आपके हाथ में लगेंगे, इन्हें कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। से क्या होते हैं? मेल गैमेट्स होते हैं। फीमेल का पार्ट देखते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। मैं बताया ऊपर का पार्ट स्टिग्मा होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है। लास्ट का पार्ट होता है स्टिग्मा, टर्मिनल एंड। ये जो इलोंगेटेड ट्यूब है इसे कहते हैं हम स्टाइल। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को स्टाइल कहते हैं। जो फूला हुआ सूजन जिसमें आ रही है इसे कहते हैं ओवरी। ओवरी स्वेलो पार्ट, इसके अंदर ही ओव्यूल हैं। ये देखो दिख रहे हैं ना दाने 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 दाने, ये ओव्यूल्स हैं। ठीक है, ये ओव्यूल्स क्या होते हैं? एग सेल है, फीमेल के एग।
जैसे ह्यूमन में ओवम कहते हैं, यहाँ पर ओव्यूल कहते हैं। जैसे ह्यूमन में स्पर्म होते हैं, यहाँ पर पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, हो रहा है कनेक्ट। पॉलन देखो, ये जो ओवरी है, अगर मैं इसे ऐसे काट दूँ बीच में से तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये रहा, ये ओवरी की वॉल हो गई और इस तरीके से क्या लगे हुए हैं, इसमें ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ओव्यूल्स लगे हुए। अब एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ये जो पार्ट है, ये इसे कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करेगा, देखो यहाँ से इसे न्यूट्रिशन भी देगा। अब हमने मेल गैमेट देख लिया, फीमेल पार्ट देख लिया, मेल पार्ट देख लिया। अब बात करेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय एजेंट। ये अपने आप तो होंगे नहीं, हवा, पानी या इंसेक्ट से होंगे। पॉलिनेशन के टाइप कितने हैं? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। नाम से तोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ नाम से तोड़ दो, याद कुछ मत करो। सेल्फ मतलब खुद ही कर रहा है भाई। क्या कर रहा है? खुद ही कर रहा है, खुद ही पॉलिनेट कर रहा है अपने आप को। तो सेल्फ में क्या होगा, अपने ही एंथर का पॉलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पर डाल देगा। ठीक है, खुद का एंथर और खुद का स्टिग्मा, यानी सेम फ्लावर में ही पॉलन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। क्रॉस में क्रॉस कर दो, यानी मान लो इसका एंथर में से पॉलन ग्रेन उड़ के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर गए, इसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स सेम फ्लावर में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ देखो, ठीक है, फ्लावर टू फ्लावर। अब देखो यहाँ पर आप ये प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ए से ए में गया, ए से ए में तो सेल्फ हो गया। ए से बी में, देखो ए से बी में, देखो फ्लावर अलग है। आप कहोगे प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर अलग है। देखो प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर अलग है, एक फ्लावर है। अगर ए से बी में जा रहा है, ए से बी में, तो वो क्रॉस है। आप ये मत सोचना प्लांट एक है तो सेल्फ होगा। मैंने कहा डिफरेंट फ्लावर, नॉट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ध्यान रखना, और डिफरेंट प्लांट, फ्लावर सेम होना चाहिए बस, उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ कैसे करते हैं, फ्यूज़न कैसे होता है। देखो ये पॉलन है, ये यहाँ पर आए स्टिग्मा पर हुआ, तो क्या हुआ, जैसे यहाँ पर आए, इस स्टिग्मा ने पहचाना कि हाँ ये पॉलन है, चलो इसे एंट्री दे दो अपने अंदर। अब आप बताओ मुझे ओव्यूल कहाँ पर है, ओव्यूल कहाँ पर है, यानी फीमेल गैमेट यहाँ पर है, तो इस मेल गैमेट को अंदर आना पड़ेगा, तो पॉलन ट्यूब बनाता है, पॉलन ट्यूब करके ऐसे अंदर घुस जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्यूज़न होता है। ये रही पॉलन ट्यूब, ये आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है, बस ये आपको याद रखना है। पॉलन ट्यूब बना के अंदर घुस के वहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर देता है। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, ये पूरे स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जायगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, देखो पढ़ के बता दो। चलो, पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर आता है, पॉलन ट्यूब बनाते हैं, अंदर ग्रो होती है, कहाँ तक पहुँचती है, ओवरी तक, जहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट हैं, दोनों फ्यूज़ करते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। सीड कैसे बनता है, सीड कैसे बनता है, देखो जायगोट जो है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एक सेल है जायगोट, ये 2n, ध्यान रखना जायगोट की प्लॉइडी कितनी होती है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसमें, क्योंकि 23 इधर से आते हैं मदर की साइड से, 23 फादर की साइड से, इसे n मानेंगे, इसे n मानेंगे, तो दोनों कितने होंगे, 2n। ठीक है, तो जायगोट ने काफ़ी बार डिवाइड करा, फिर एम्ब्रियो बना लिया, एम्ब्रियो। फिर देखो जो ओव्यूल है ना, इस ओव्यूल का जो बाहर वाला पार्ट है, ये बनाता है फ्रूट। चलो देखो मैं आपको समझाता हूँ सही से, ये सही स्ट्रक्चर नहीं है। आप सीड फॉर्मेशन यहाँ पर इस डायग्राम में समझो, ये पॉलन ट्यूब आई, हाँ आ गई भाई, आ गई जी, आ गई सर, आ गई पॉलन ट्यूब आ गई, हाँ फ्यूज़ हो गया, जायगोट बन गया, जायगोट डिवाइड करा, यहाँ पर एम्ब्रियो बन गया, क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। अब ध्यान देना, ये जो ओव्यूल के अंदर ही तो एम्ब्रियो बना, ये बाहर ओवरी है, अब जब ये बड़ा हो जाएगा, जब ये फ्रूट बनेगा, तो क्या पार्ट फ्रूट बनाएगा, क्या पार्ट सीड बनाएगा, तो जो ओव्यूल है ना,
ये जब मैच्योर हो जाएगा तो ये सीड बनाएगा और जो ओवरी है ये बनाएगा फ्रूट। ठीक है, ये बनाएगा फ्रूट। इस तरीके से आपको समझ आया होगा। यहाँ पर भी वही दे रखा है, ये सीड है, ये बाहर का फ्रूट है, अंदर ये ओव्यूल है। ये क्या है, ओवरी है, ये है ओव्यूल। तो ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, सीड बनाएगा। ठीक है, और ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। ये आपको याद रखना है बस। अब बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वाह भाई वाह, कई बच्चों की जान में जान आ गई होगी कि हाँ भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। चलो इसे भी ख़त्म कर देते हैं जल्दी। देखो यहाँ पर प्यूबर्टी क्या है, जब वो एज होती है जब से आपके अंदर सेक्सुअल मोटिवेशन आने लगता है या जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ यंग ऑर्गेनिज्म बिकम फंक्शनल। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेनिस हो गया या ओ वजाइना हो गई, ये सब फंक्शनल हो जाते हैं, यानी काम करने लायक हो जाते हैं एक एज पर। उस एज को कहते हैं प्यूबर्टी आ गई। मेल में देखो ये मेल का सिंबल होता है, ऐसे ऐसे करके तीर बना दिया, ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, तो मेल में क्या होता है, ये मेल में होता है 13 से 14 साल में प्यूबर्टी आती है। तब स्पर्म बनने चालू हो जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस होने लग जाता है टेस्टिस में। ये दो याद रखना कि स्पर्म बनने चालू हो जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन भी बनना चालू हो जाता है। फीमेल में क्या होता है, कम उम्र में चालू हो जाती है प्यूबर्टी, 10 से 12 की एज में। इसमें क्या हो जाता है, जो ओवम है, मेल गैमिट है, फीमेल गैमिट बनना चालू हो जाता है फीमेल में। और जैसे हमारे में मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, मेल हार्मोन होता है, ऐसे फीमेल में फीमेल हार्मोन भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाता है ओवरी में। ठीक है, अगला। ठीक है मेरे भाई, अब ये जो हार्मोन्स हमने पढ़े, टेस्टोस्टेरोन, ये सब, ये किस तरीके से काम आते हैं, रोल प्ले करते हैं। देखो जो गैमिटोजेनेसिस, देखो गैमिट बनते हैं, मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमिट्स फॉर्म होते हैं। तो गैमिट का बनना ही गैमिटोजेनेसिस कहलाता है। गैमिट का बनना गैमिटोजेनेसिस कहलाता है, इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं कि ये जो हार्मोन रेगुलेट करते हैं कि गैमेट कब बनेंगे, कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे। क्वालिटी ऑफ गैमेट्स भी हार्मोन डिपेंड करता है। मेंटेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन हैं जैसे कि पीनस हो गया, पेनिस, वो एक एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है। जो मेन सेक्स ऑर्गन है दैट इज आर टेस्टिस इन मेल, क्योंकि वहीं पर ही टेस्टिस में ही आपके स्पर्म बनते हैं। तो ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पेनिस जस्ट फॉर ejaculation of that sperm into the canal of vagina so that the fertilization take place inside the fallopian tube. अब यहाँ पे देखो अगला काम क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी मोटिवेट करता है हार्मोन। अगर देखा होगा किसी लड़के में अगर हार्मोन कम है तो उसकी जो वॉइस है वो लड़कियों की तरह होती है। ये स्टार्टिंग में जब बच्चे होते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत पतली होती है, दाढ़ी नहीं आती स्टार्टिंग में। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके दाढ़ी आने लगती है, बगल में बाल आने लगते हैं, जेनाइटल एरिया पर हेयर आने लगते हैं, वॉइस डीप हो जाती है, भारी आवाज़ हो जाती है। तो ये देखो इन्हें कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, जैसे कि फेशियल, एक्सियल, प्यूबिक हेयर चेंज आना। पिच ऑफ वॉइस कैसी हो जाती है हमारी, लो पिच हो जाती है। मेल में लो पिच हो जाती है मेल में, और फीमेल में हाई पिच। ये किसमें होता है, फीमेल में हाई पिच आवाज़ चली जाती है प्यूबर्टी के बाद, और मेल में लो पिच, तभी तो भारी होती है। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड किस में डेवलप हो जाते हैं, फीमेल में। अब एक एक करके बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब बात करते हैं पहले ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखो आपको भली बात ही पता होगा, मेल रिप्रोडक्टिव में जो कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, मतलब 2 ऑर्गन्स होते हैं और बाकी ग्लैंड्स भी होती हैं इसके अंदर। ये जो है स्ट्रक्चर इसे कहते हैं पेनिस, जहाँ से सुसु भी आता है और यहीं से हम इजैकुलेट करते हैं स्पर्म्स। और ये है नीचे टेस्टिस, यहाँ पर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। ये क्या है, प्रोडक्शन होती है स्पर्म की। अब जरा देखो यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, सिर्फ एक है,
और यहाँ पर देखें तो सेमिनल वेसिकल है। क्या है? सेमिनल वेसिकल, ये रहा। और ये है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर आपका मूत्र भरता है, ठीक है, जिसे कहते हैं हम यूरिन, ठीक है। अब देखो, अब देख मेरे भाई, यूरेटर से देख, यूरेटर क्या है? जहाँ से टॉयलेट आपका आता है, यूरिन आपका आया यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर से टॉयलेट आपका इस यूरेथ्रा में जाता है और इजेक्ट आउट हो जाता है, यूरेथ्रा में गया। यहाँ से देखो, यूरेटर है, यूरेटर से टॉयलेट आया यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस से बाहर चला गया। ये आपका है कैसे, किसका? टॉयलेट कैसे आपका इजैकुलेट होता है, किस तरीके से आप टॉयलेट करते हो। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है स्पर्म कैसे इजेक्ट होते हैं। देखो, तो स्पर्म खाली स्पर्म नहीं आते, उसके अंदर कई सारे फ्लूइडी मटेरियल आते हैं, ठीक है। क्योंकि और उस फ्लूइडी मटेरियल को क्यों हमारी बॉडी सिक्रीट करती है स्पर्म के अंदर? ताकि स्पर्म को कुछ खाने के लिए मिले। वो जो फ्लूइडी मटेरियल होता है वो न्यूट्रिशियस होता है, उसके अंदर प्रोटीन होते हैं, कार्ब्स होते हैं, सो दैट जो स्पर्म के सेल हैं वो सर्वाइव कर सकें, जब तक कि वो ओवम से फर्टिलाइज ना हो जाए, इस पीरियड के दौरान वो सर्वाइव कर सकें। तो इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल अपने अपने सिक्रीशन छोड़ती हैं स्पर्म में। अब देखो, टेस्टिस से ये वास्ट डिफरेंस के थ्रू स्पर्म गए 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 और ये कहाँ आ गए? यूरेथ्रा में आ गए, ठीक है, यूरेथ्रा में आ गए। लेकिन यूरेथ्रा में पेनिस में जाने से पहले यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल की जो सिक्रीशन है वो इसमें मिल जाती है। देखो ये रहा, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन मिल गई और सेमिनल वेसिकल की भी यहाँ पर वो मिल गए सिक्रीशन। अब ये जो सीमन बना वो यूरेथ्रा में जाएगा, ये रहा यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से इस पेनिस के थ्रू जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू बाहर हो जाएगा। ये बाहर हो गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो टेस्टिस हैं ये एब्डोमेन में भी तो हो सकते हैं, मतलब अंदर भी हो सकते हैं। ऐसे बाहर लटके हुए क्यों? इस पोट्री को कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम इसे कहते हैं। ये अंदर टेस्टिस ये है, ऐसे लटके हुए, मतलब एक पाउच में क्यों? पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो स्क्रोटम में क्यों? अंदर भी हो सकते हैं यहाँ पर एब्डोमेन में। इसका कारण ये है क्योंकि स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। हमारी बॉडी का यहाँ पर कितना टेम्परेचर है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर कितना होगा? 35 डिग्री सेल्सियस या 34 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर का ही चाहिए स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। अगर ये ऊपर हो गए तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, मेल जो है वो कैसा बन जाएगा? स्टेराइल बन जाएगा, बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या है? अरे भाई ये भी कोई तरीका है। स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में, मैंने बताया 1 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। टू मेंटेन लेस टेम्परेचर टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं इसलिए, ठीक है। स्पर्म एंटर करते हैं यूरेथ्रा में वास्ट डिफरेंस के थ्रू, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब थी। वास्ट डिफरेंस क्या है? देखो ये यहाँ पर ये वास्ट डिफरेंस ये रही, ऐसे जा रही है पूरी इतनी लंबी ट्यूब यहाँ तक, ये वास्ट डिफरेंस है। फिर ये यूरेथ्रा के थ्रू जेनाइटल पोर से आपकी पेनिस से बाहर निकल जाता है स्पर्म। अब यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ये देखो, मैंने बताया प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन इसके अंदर मिलती है, जो कि न्यूट्रिशियस होता है। ये मोटिलिटी और न्यूट्रिशन और मोटिलिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, खाना पीना और चलने की ताकत प्रोवाइड करता है स्पर्म को। यूरेथ्रा इज इनक्लोज्ड इन मस्कुलर ऑर्गन, जो पेनिस है, पेनिस के अंदर ही यूरेथ्रा, मान लीजिए पेनिस है, पेनिस के अंदर ये यूरेथ्रा है, तो ये सारा पार्ट कैसा है? मस्कुलर है, मसल है। यूरेथ्रा एंड जेनाइटल पोर आर कॉमन पोर फॉर यूरिन एंड स्पर्म्स। अब देखो, जो आपका यूरेथ्रा है, ये जो यूरेथ्रा है, इसी में से ही आपका यूरिन आ रहा था, इसी में से ही स्पर्म इजैकुलेट हो रहे थे। तो यूरेथ्रा एक स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, कि यूरेथ्रा कॉमन ओपनिंग है फॉर यूरिन एंड स्पर्म, ठीक है। अब देखो अगला, अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसमें क्या होता है? 2 पेयर होती हैं ओवरीज की देखो यहाँ पर ये कुछ गाय के सींग जैसा लगता है, देखो ऐसे करके ये, ठीक है, इस तरीके से।
ये गाय का मुंह हो गया, ये गाय के सींग हो गए। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इनके स्ट्रक्चर जरूर याद कर लेना, खास करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर आ जाता है बनाने को, मेल का तो नहीं आएगा। खैर यहाँ पे देखो, ये 2 ओवरी हैं, ये एक ओवरी, ये ओवरी, पेयर ऑफ ओवरी होती है। फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये जो देखो, ये जो ट्यूब्स हैं जिन्हें हम सींग कह सकते हैं, ये जो सींग निकल रहे हैं, ये है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये है वेजाइना, ये है वेजाइना, ये है यूट्रस, ये जिसे हम आमतौर पर बच्चेदानी कहते हैं ना गांव देहात में बच्चेदानी, ये यूट्रस होता है जहाँ पर बच्चा रहता है। यूट्रस की ओपनिंग जिस कनाल से होती है उस ओपनिंग को कहते हैं सर्विक्स। यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ आपको पूरा जो एक सिस्टम है। दो ओवरीज हैं, एक येरी, ठीक है। फनल लाइक स्ट्रक्चर है, फैलोपियन ट्यूब, ये रहा जी फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस है, ये रहा यूट्रस। सर्विक्स ये रहा। वजाइना ये रही, ठीक है। तो पूरा मैंने आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। देखो, ओवरीज के अंदर बनते हैं ओवम, जिन्हें फीमेल एग भी कहते हैं। ओवरीज ही फीमेल हार्मोन रिलीज करती हैं, जैसे हमारे अंदर मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रहा था, ऐसे ओवरी रिलीज करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। कंपोज्ड होती है ओवरी फॉलिकल से, जो कि ओवा प्रोड्यूस करते हैं। अगला है स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवा एट प्यूबर्टी। ये जनरल सी बात है, पता ही है आपको कि ओवरी, ओवम, ओवा कह दो या ओवम कह दो, ये जो एग सेल है ये कब प्रोड्यूस करेगी, जब प्यूबर्टी आ जाएगी। उससे पहले तो नहीं करेगी, क्योंकि मैंने पढ़ा ही है ये फंक्शनल कब होते हैं, जब प्यूबर्टी आती है, तो उससे पहले नहीं करेगी। यूट्रस क्या है, हमने देखा था स्ट्रक्चर कैसा था भाई, कुछ ऐसा था, इस तरीके से स्ट्रक्चर था, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर था, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, यूट्रस, ये जो पार्ट है ये है यूट्रस। तो यूट्रस में क्या होगा, एट द एंड ऑफ ओवरी फनल लाइक स्ट्रक्चर लीड टू फैलोपियन ट्यूब। ये हमने देख लिया था भाई, फैलोपियन ट्यूब है इस तरीके से सींग टाइप। फैलोपियन ट्यूब फॉर्म्स बोथ एंड ओपन इनटू इलास्टिक बैग। ये जो बैग है इस तरीके से, यहाँ पर ये एक इलास्टिक होता है, तभी तो देखो कितना बड़ा बच्चा इस छोटे से एरिया के अंदर आ जाता है, इस छोटे से एरिया के अंदर, क्योंकि इलास्टिक खिंच जाता है, बहुत बड़ा एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। तो इलास्टिक होती है एक तरीके की। अगला सर्विक्स और वेजाइना। ये जो वेजाइनल ओपनिंग है और ये सर्विक्स हमने देखी, ये सर्विक्स हो गई, ये वेजाइना हो गया। तो जो यूट्रस है ओपन होता है वेजाइना में, यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। वेजाइना हैज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, हाँ वेजाइना ऐसे ट्यूब जैसा था नीचे, इस तरीके से ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्यूब जैसा ये वेजाइना हो गया, ये सर्विक्स हो गया। वेजाइना इज द बर्थ कैनाल, इस वेजाइना को ही बर्थ कैनाल कहते हैं। जब बच्चा निकलता है तो इसी कैनाल से होकर निकलता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, इसलिए इसे बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 वर्ड में आता है ये, कि बर्थ कैनाल किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि बर्थ कैनाल क्या होती है, तो वजाइना को ही बर्थ कैनाल कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मेल में था कि स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए क्या था, यूरेथ्रा था, एक सिंगल ओपनिंग थी, स्पर्म भी वहीं से आ रहा था और यूरिन भी वहीं से आ रहा था। लेकिन इन द केस ऑफ फीमेल यूरेथ्रा अलग है और वेजाइनल ओपनिंग अलग है, दोनों अलग अलग हैं। यानी यूरेथ्रा से यूरिन पास होगा फीमेल का और वेजाइना से बर्थ होगा बेबी का, ठीक है। अब देखते हैं सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। अब देखो, कुछ आपने सुना होगा पीरियड्स फीमेल्स में, तो ये इसी साइकिल के दौरान होता है। क्या साइकिल होता है, 3 स्टेप होते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन और प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, देखो जो यूट्रस है वो फर्टिलाइजेशन का इंतजार करता है कि कब स्पर्म आएगा और फर्टिलाइज होएगा तो बच्चा पैदा होगा। लेकिन जब स्पर्म नहीं आता तो क्या होता है, जो यूट्रस की वॉल है, यूट्रस की वॉल पे जो टिश्यू है वो क्या होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है। क्योंकि वो क्यों हो रहा था प्रिपेयर, ताकि बच्चा आ सके, लेकिन बच्चा
तो बच्चा तो आया नहीं उसमें, स्पर्म तो आया नहीं। तो बिना स्पर्म, तो जब स्पर्म नहीं आए तो ये थिक वॉल लेके करेगा क्या? तो इस वॉल को डिग्रेड कर देता है और ये ब्लड वेजाइना से पास होने लगता है धीरे धीरे। तो इसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये 0 से 7 दिन तक हो सकता है। तो क्या है ये, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो यूट्रस की लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर, वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं और जो लाइनिंग है ये वेजाइना से बाहर आती हैं ब्लीडिंग की फॉर्म में। यही मैंने आपको बताया। अगर मान लीजिए ओव्यूलेशन हो गई तो क्या होता है कि ओवेरियन फॉलिकल्स मैच्योर इनटू एग और ओवम। जो एग आया उसके अंदर क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो यूट्रन की वॉल जो है थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, जो इस तरीके से सींग से थे ना, इसे कहते हैं यूट्रस। तो इसकी वॉल थिक हो जाएगी ताकि जो जाइगोट है वो यहाँ पर आके चिपक सके और बच्चा बन सके, पूरा एक कुशन फॉर्म दे सके। तो इसलिए वॉल थिक हो जाती है यूट्रस की। अगला देखो, अगला प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस। मैंने बताया ना कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा, मैंने बताया ओवम जो है वेट करता है कि कब स्पर्म आएगा, कब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर स्पर्म आता है तो उससे पहले ही यूट्रिन वॉल अपने आप को तैयार करती है, अपनी वॉल थिक कर लेती है ताकि जाइगोट वहाँ पर आके अटैच हो सके और एम्ब्रियो में डेवलप हो सके और इवेंचुअली बर्थ दे सकें एक चाइल्ड को। फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट। मूवमेंट ऑफ स्पर्म आर एक्टिव और मोटाइल। जो स्पर्म होते हैं ना इस तरीके से, ये हेड हो गया, ये टेल हो गई, यहाँ पर होता है एक्रोसोम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन स्पर्म रीच फीमेल जेनाइटल। जब कॉपुलेशन होता है तो जो स्पर्म्स हैं वो इजैकुलेट करे जाते हैं इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल। अब वहाँ से होते होते जो स्पर्म्स हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म हैं, वो वेजाइना से होते होते यूट्रस में जाते हैं, यूट्रस में पहुँच गए। अब यूट्रस में इस तरीके से यहाँ पर पहुँच गया स्पर्म, ओवम यहाँ से आएगा, तो यहाँ पर आके फैलोपियन ट्यूब में आके क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब। ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज ओवम। कोई पूछे व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, तो बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई, मान लो फर्टिलाइजेशन हो गई, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, ठीक है, यानी ब्लीडिंग पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं। तो ये एक वो भी है इंडिकेटर कि हाँ फर्टिलाइजेशन हो चुका है, नाउ यू आर प्रेग्नेंट इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज स्टॉप। इम्प्लांटेशन मैंने बताया था आपको कि जाइगोट का आके यूट्रस की वॉल पे यहाँ पर आके चिपकना, अटैचमेंट। तो फर्टिलाइज ओवम जो है, जो जाइगोट है, वो ग्रो होता है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो जो है अटैच हो जाता है यूट्रिन की वॉल पर, इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियो का अटैचमेंट यूट्रिन की वॉल पर। अब एक मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था प्लेसेंटा। भाई प्लेसेंटा का काम क्या है, ये क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल टिश्यू होता है जो कि अटैच होता है यूट्रस से और फीटस से। फीटस एक बाद का स्टेज है। एक जब देखो जाइगोट है, जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, फीटस से चाइल्ड बनेगा। तो इस तरीके से जैसे डेवलपमेंट होगी, उन डेवलपमेंट स्टेजेस के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज करता है, वेस्ट सब्सटेंस जो है उन्हें रिमूव करने में मदद करता है। अगला है प्यूबिक पॉपुलेशन कंट्रोल। अब मान लीजिए किसी को चाइल्ड नहीं चाहिए, नहीं करना है ये सब, तो क्या कर सकते हैं, बट दे वांट टू एंजॉय, बट दे वांट टू फील दैट एक्सपीरियंस, but they do not want to have a child. So there are some methods by which you can prevent the child fertilization. तो कई सारे मेथड आते हैं, जैसे कि एक ही करके ने पढ़ेंगे। बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, इंटर यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ICD कहते हैं, सर्जिकल मेथड। अब एक एक करके ने देखना, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा। देखो बैरियर मेथड यानी कुछ रोड़ा अटका दो,
बीच में कुछ लगा दो, बिग बैरियर लगा दो, यानी स्पर्म और ओवम के बीच में कुछ आना चाहिए। ये स्पर्म है, ये यहाँ पर ओवम इंतजार कर रहा है, इसके बीच में कुछ लगा दो तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन को रोक देंगे हम। कैसे रोकेंगे? देखो, बैरियर मेथड में दो मेथड है। फिजिकल मेथड, यानी कुछ बीच में फिजिकली लगा दो। पहला आता है कंडोम्स। कंडोम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर पेनिस आ जाता है, पेनिस आ गया तो जो स्पर्म है वो यहाँ पर ही रह जाते हैं, इस थैली में ही अंदर भर जाते हैं, तो बाहर नहीं आते, तो ओवम में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो ये कॉन्डोम का काम हो गया। अगला है डायफ्राम। डायफ्राम कौन लगाता है? ये फीमेल लगाती हैं। सर्वाइकल कैप्स, ये भी फीमेल लगाती हैं। ये बैरियर मेथड्स क्या करते हैं? एंट्री ऑफ स्पर्म को बचाते हैं, एंट्री ऑफ स्पर्म नहीं होने देते। इससे कई सारी चीज़ें भी होने से बचती हैं। एक जानलेवा बीमारी है जो कि होने से बच जाती हैं, जिनका नाम है एड्स, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स, एसटीडी, एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्हें एसटीडी कहते हैं, जैसे कि गोनोरिया और साइफिल्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्या क्या बीमारियां होती हैं। अगला है केमिकल। भाई कुछ केमिकल ले लिया, केमिकल क्या आप ऐसी पी जाओगे? नहीं, जो आप दवाई खाते हो वो भी तो केमिकल है। हाँ, तो हम कुछ गोली लेंगे, तो ड्रग लेंगे, हम ओरल पिल्स लेंगे। पिल्स मतलब दवाई होती है। अफेक्ट हार्मोनल प्रिपरेशन। अब देखो केमिकल है तो केमिकल को ही अफेक्ट करेगा। तो केमिकल और आपकी बॉडी में हार्मोन्स भी एक तरीके केमिकल हैं, तो ये हार्मोन्स को इफेक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा? गैमेट्स की फॉर्मेशन में भी दिक्कत आएगी, जिससे कि अगेन फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा। अगला है आईसीडी। आईसीडी इंट्रायूट्रिन। देखो ध्यान देखो, इंट्रायूट्रिन यानी यूट्रिन के अंदर कुछ लगाएंगे, यूट्रिन के अंदर कुछ लगाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कॉपर टी। कुछ इस तरीके का होता है, टी शेप्ड, जो कि इस तरीके से यूट्रस में लग जाता है। ये सींग से हो गए कुछ इस तरीके से, ये ओवरी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये लग गया मान लो, तो यहाँ से ओवम आ ही नहीं पाएगा, या स्पर्म यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा, तो ये बैरियर का काम भी करेगा। ठीक है, लेकिन इसे यूट्रस के अंदर लगाया जाता है, तो इसलिए इसे इंटर यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं। कॉपर टी हो गया। प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑन यूट्रस, ये क्या करेगा? इम्प्लांटेशन से बचाएगा, लेकिन ये दिक्कत पैदा कर सकता है, इरिटेशन भी कॉज कर सकता है यूट्रस में, क्योंकि जनरली कॉपर क्या है? एक मेटल ही तो है। अगला है सर्जिकल मेथड। भाई ये परमानेंट होते हैं, एक बार सर्जिकल मेथड हो गए तो आप इसे दोबारा से नहीं हो सकते आप पहले जैसे। इसमें सर्जिकल मेथड यानी कुछ काटा पीटी होगी। हाँ, ह्यूमंस, हम मेल्स में क्या हो रहा था? जो स्पर्म से किस ट्यूब से ट्रेवल कर रहे थे वो थी वास्ट डिफरेंस। इस तरीके से ट्यूब थी बहुत लंबी, वास्ट डिफरेंस। तो इस वास्ट डिफरेंस को काट देते हैं, लाइगेट कर देते हैं, काट देते हैं, इसे कहते हैं वैसेक्टोमी। देखो वास्ट डिफरेंस काटी, वी आ रहा है, तो वैसेक्टोमी। फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रहा था, हमने यही काट दी, क्योंकि यहीं से ये ओवरी है, ओवरी से ओवम बन के यहीं से आएगा। इस फैलोपियन ट्यूब को काट के हमने यहाँ पर बांध दिया, तो ओव्यूल यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा यूट्रस में फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये भी एक सर्जिकल मेथड है जो फीमेल्स में होता है, इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को कट कर रहे हैं इसलिए ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। मेल्स में वैसेक्टोमी। अगला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो ड्यूरिंग द सेक्स कई सारी बीमारियां आपस में ट्रांसमिट हो सकती हैं, उन्हें कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज। जो ऐसी डिजीज जो सेक्स करने से ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इससे अगर हम पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? देखो, ताकि सेफ और सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ रहे, यानी बाय द मीन्स ऑफ सेक्स कुछ भी आगे आपकी ज़िंदगी में बिगड़े नहीं, आपका हेल्थ में कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर ये अवेयरनेस फैलाता है फर्टिलिटी को लेकर, बर्थ कंट्रोल को लेकर, एसटीडीज़ को लेकर, जो कि सेक्स से ट्रांसमिट होती हैं डिजीज़, उनको लेकर, जैसे गोनोरिया, साइफिल्स, ट्राइकोमोनियोसिस, एड्स। आपने एड्स नाम सुना होगा। ये सारी चीज़ क्या है? ये ब्लड के कांटेक्ट में आने से या इंटरनल फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से ये बीमारियां ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो काफ़ी जो है जानलेवा होती हैं ये। आपको दो इसमें से याद रखनी है, एड्स और एचआईवी। इनकी फुल फॉर्म आपको जरूर याद करनी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस,
इनका क्योर प्रॉपर नहीं है, यानी कंप्लीटली केयर इनकी नहीं कर सकते आप। अगर किसी को एड्स या HIV है तो वो दवाई से 100% ठीक नहीं हो सकता, उसका बस ट्रीटमेंट चल सकता है। अगर इसका सही से इलाज नहीं कराया तो ये डेथ भी करा सकता है पेशेंट की। अब आती है हमारी एक्टिविटीज़। हमने देखा था ईस्ट में क्या होती है, बडिंग होती है, ठीक है। आप इन एक्टिविटीज़ को पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपको सारी बताई, देखो ये हमने पढ़ लिया। अगला है ब्रेड मोल्ड, ये हमने पढ़ा था। ब्रेड पर क्या हो जाती है, फंगस उग जाती है। ये क्या है, स्पोर्स हैं। ये क्या है, स्पोरेंजिया, जिसके अंदर स्पोर्स हैं। आप ब्रेड को रख दो तो पहले तो वाइट रहेगा, वो कुछ दिनों बाद देखोगे तो ब्राउन या ब्लैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फंगस आकर ग्रो कर गई। किससे? स्पोर्स से। बाइनरी फिजन इन अमीबा, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। स्पायरोगायरा कुछ इस तरीके से होता है। देखो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे। ये रुको, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, देखो। और ये साइटोप्लाज्म है बीच का, ये सब, ठीक है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल। ध्यान रखना, स्पायरोगायरा एक प्लांट है, तो प्लांट के अंदर सेल वॉल भी होती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आप आलू को रख दो मॉइस्चर में बाहर, तो क्या करता है, इस तरीके से बडिंग निकल जाती है। तो ये बडिंग ही क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये भी हमने पढ़ा था। मनी प्लांट में क्या, आप स्टेम काट, आपने देखा होगा अपने घरों में भी, स्टेम काट के हम पानी में लगा देते हैं, तो क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये। कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा मेरे को अभी बताओ, कमेंट में लिख के अभी बताओ। 1 2 3, अब मैं आंसर दे रहा हूँ, ये है कटिंग मेथड, हम कट करके लगा रहे हैं ना। ऑब्जर्विंग स्पायरोगायरा, आप ये देख सकते हो, इसे पढ़ लेना। तो यहाँ पर ही आपका चैप्टर होता है ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, यहाँ तक आप रुके। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। और इसकी एक बार PYQ कर लेना, और NCERT एक बार पढ़ लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको एक बार लैंग्वेज ज़रूर समझ आनी चाहिए NCERT की, ताकि आप सही से लिख सको। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में एकदम धुआंधार तरीके से, ऐसे ही पढ़ते रहें, फोड़ते रहें, मचाते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।